हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 24 फरवरी और आज की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस से हो, वो आपके सामने है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जो हम हमेशा से करते आए हैं, सबसे पहले देखेंगे हम, जो मैंने आपको कल AQI के बारे में पूछा था, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे कि AQI है क्या, है ना, कितने पॉल्यूटेंट को इसमें शामिल किया गया है और कौन से नोडल एजेंसी ने इसको लागू किया गया है, लागू करा है। ठीक है, उसके बाद हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बेहद ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले आता है मैट्रियार्क। तो मैट्रियार्क का मतलब होता है जो अपना मात्र सत्तात्मक है ना, और ये किसके संबंध में, हाथियों के संबंध में है। किसके संबंध में, हाथियों के संबंध में। और यहाँ से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग टू हाथी, है ना, रिगार्डिंग टू हाथी। यहीं पर हम एक संस्था को पढ़ेंगे WWF। तो WWF क्या दे रहा है, उत्तराखंड को रेडियो एक डिवाइस दे रहा है जिससे क्या होता है, हाथियों की ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, तो जो ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक संस्थान हम पढ़ते हैं, WWF के बारे में पढ़ेंगे। तो WWF के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे जीरो आवर क्या होता है, जो WWF की क्या है अवधारणा है, WWF कैसी संस्था है, इसको भी देखेंगे। एक NGO है WWF, अगर आपको पता हो तो WWF क्या है, एक NGO है। ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे, क्या न्यूज़ है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है किसमें, यूपीएससी में, और कभी भी वो आपके PCS जैसे एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ चुका है और ये उत्तराखंड की लोकल न्यूज़ है, तो ये क्वेश्चन आपके पास भी आ सकता है ना। उसके बाद देखेंगे हम CAA के बारे में देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में देखेंगे। और इसमें उत्तराखंड सरकार ने कुछ लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात करी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कट ऑफ डेट थी, एक कट ऑफ डेट थी, वो डेट क्या थी भाई, वो थी 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग कहाँ से आए हैं, 3 देशों से आए हैं। कौन से 3 देश थे भाई, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था और बांग्लादेश था। ठीक है, बांग्लादेश के जितने भी अल्पसंख्यक थे और 6 समुदायों के अल्पसंख्यक, 6 समुदायों के अल्पसंख्यक, इसमें मुस्लिम नहीं थे, इसमें मुस्लिम नहीं थे, उनको नागरिकता देने की बात कही गई है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि CA के पॉजिटिव पॉइंट क्या थे मेंस के लिए, निगेटिव पॉइंट क्या थे। ये आपके लिए GS पेपर 3 में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, GS पेपर 2 में भी बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। फिर हम बाफ्टा अवार्ड को देखेंगे। बाफ्टा अवार्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मणिपुर, एक क्या है, हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मणिपुर की एक मूवी है बूंग। ठीक है, एक मूवी है बूंग, उनको क्या, उन्हें उसे उस मूवी को क्या मिला है, बाफ्टा अवार्ड मिला है। किस श्रेणी में मिला है, ये हम कहाँ पर देखेंगे, अभी आगे फर्दर न्यूज़ में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, GS पेपर 2 के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ये। ठीक है, और GS पेपर 2 में कहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या नेशनल रिलेशन की भी बात करें, ठीक है, तो वहाँ के लिए हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली जो न्यूज़ है वो प्रहार है। ठीक है, प्रहार एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक न्यूज़ है, जो कि किससे संबंधित है, जो हमारे आतंकवाद है, टेररिज्म से रिलेटेड है ये। ठीक है, और वो भी कैसा टेररिज्म, जो आतंकवाद क्या करते रहते हैं, जो ये बम धमाके होते रहते हैं। ठीक है, इंटरनल मतलब स्टेट्स में, अलग अलग जैसे स्टेट्स में होते रहते हैं ना, वहाँ के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये GS पेपर 2 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आप स्टार मार्क लगाकर रख लो। देखो ऊपर से जितनी न्यूज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी न्यूज़ आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए। फिर नक्सलवाद, तो नक्सलवाद का खात्मा करने का लक्ष्य हमने रखा था मार्च 2026, और ये बहुत ही ज़्यादा निकट है। ठीक है, तो एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ बात कही गई है लेखक द्वारा, जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, कि इन्होंने लिखा है कि क्या, अब क्या होगा, नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन अब हमको जो वहाँ के लोकल आदिवासी हैं और जो वहाँ का पर्यावरण है, उसको कैसे बचा के रखना पड़ेगा। किनसे, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाज हैं, जो हम लगातार क्या करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि वो उन आदिवासियों को या उन जंगलों को क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा आर्टिकल
दल है जो सेतु का काम कर रहा है। किस किस के बीच सेतु का काम कर रहा है? एक तो नक्सलवाद की समस्याओं को ख़त्म करने से रिलेटेड, और दूसरा जो उस एरिया में जो नक्सलवाद पूर्ण एरिया था, अब जब वहाँ पे नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो वहाँ के आदिवासियों को बचाने और वहाँ के पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा है। फिर अगली न्यूज़ है आईई के बारे में, IEA के बारे में। देखिए ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई पेरिस में है। इस बात को याद रखना, ठीक है। मैं सुबह कंफ्यूज हो गया था इस न्यूज़ को पढ़ते हुए, मुझे लगा कि इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है बस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तब उसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है वियना में, ठीक है, वो है वियना में। लेकिन जो ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक आपके लिए फैक्ट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, और इसमें कहीं आप वो ना हो जाओ, क्या पजल ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि सुबह मैं भी पजल हो गया था इसको बनाते टाइम, ठीक है। फिर भारत ब्राज़ील समझौता नहीं माना, ये संबंध है, ठीक है, भारत ब्राज़ील संबंध, और ये GS पेपर 2 के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में GS पेपर 3 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक साझेदारी है उससे रिलेट अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, GS पेपर 3 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील के जो हेड ऑफ स्टेट थे लूला डी सिल्वा, वो भारत आए थे, और कहाँ पर आए थे? AI इम्पैक्ट समिट पे आए थे, ठीक है, AI इम्पैक्ट समिट में आए थे। तो ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैप इन न्यूज़ में हमने ब्राज़ील को क्या कर दिया था? कवर कर दिया था। तो एक बार देख लेना, जिन्होंने भी वो न्यूज़ नहीं देखी होगी, मतलब जिन्होंने भी ब्राज़ील को मैप इन न्यूज़ में नहीं देखा होगा, वो कल भी ले आऊँगा मैं, ठीक है। अगर आप मुझे बताना, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप ब्राज़ील को मैप इन न्यूज़ में पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे, जैसे चेरनोबिल घटना के बारे में पूछा था, तो ये कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये यूक्रेन से संबंधित है। उस टाइम पे USSR का ही पार्ट क्या था? यूक्रेन था, जब ये घटना हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि चेरनोबिल परमाणु घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। फिर मैंने तपोवन के बारे में पूछा था, तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो चमोली में है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने पूछा था कि SDRF की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर मैंने AQI के बारे में भी पूछा था, तो एक ही, मतलब एक दो ने ही आंसर किए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कल का अगर किसी ने मेंस का क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा तो वो मुझे कहाँ पर भेज सकता है? वो यहाँ पर टारगेट UKPSC के टेलीग्राम चैनल में सीधे तरीके से मुझे भेज सकता है, और मुझे बता सकता है कि इसमें क्या फर्दर सुधार किया जा सकता है, मैं उसे बता दूंगा, मतलब, ठीक। तो ये है। तो जो आज की वन लाइनर न्यूज़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ है कि पलामू टाइगर रिजर्व, देखो पलामू टाइगर रिजर्व ने वन जीवी दीदी पहल शुरू की है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने क्या करी है? वन जीवी दीदी योजना शुरू करी है, ठीक है, कि पहल शुरू करी है, जिसके तहत 17 गांवों की महिलाओं को संरक्षण और अवैध शिकार विरोधी प्रयासों के लिए वन दूत नियुक्त किया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कितनी महिलाओं को, कितने गांवों की महिलाओं को संरक्षण और अवैध शिकार विरोधी प्रयासों के लिए वन दूत नियुक्त किया गया है? तो 17 है, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ठीक है। और अब ये न्यूज़ में भी आया है, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक। आज जो कल की डेट थी 23 फरवरी 2026, इसको हमने एक दिवस मनाने की बात करी है, विश्व शांति और समझ दिवस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 23 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। ये जो रोटरी इंटरनेशनल की पहली बैठक की 121वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि रोटरी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में गूगल कर लेना और मुझे कहाँ पर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। फिर 79वां बाफ्टा अवार्ड, देखो बाफ्टा अवार्ड को भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो 79 बाफ्टा अवार्ड में वन बैटल आफ्टर अनदर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 ट्रॉफियां जीती हैं। तो पूछ सकता है कि बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। तो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, ठीक है। जबकि पॉल थॉमस एंडरसन ने
अपना पहला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब जो डायरेक्टेड करते हैं का पुरस्कार जीता है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि वन बैटल आफ्टर अनदर इसको क्या मिला है, तो इसको 79वां बाफ्टा अवार्ड मिला है। कौन सी श्रेणी में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में मिला है, ठीक है। तो ये 3 वन लाइनर न्यूज़ आपके लिए बेहद ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक। तो कल मैंने आपको AQI के बारे में पूछा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछा था। इसकी गुणवत्ता सूचकांक को कौन जारी करता है, तो CPCB। और CPCB को हम स्टैच्यूटरी बॉडी में डिटेल में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को बड़े सीरियसली लेते होंगे, है ना। और अगर आप लेते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि रोज हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। बहुत सारा स्ट्रेटेजी के हम इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने CBCB वाले टॉपिक को पूर्ण तरीके से पढ़ लिया होगा। इस स्टैच्यूटरी बॉडी को मैंने एक लेक्चर में लिया था, DNA के ही एक लेक्चर में लिया था, ठीक है। तो ये CBCB ही क्या करता है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है। AQI जो हम अपना इंडेक्स है ये जारी करता है। अब AQI में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है, तो 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। सबसे पहला है 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5 है, ठीक है। फिर है PM10 है, ठीक। फिर है PM10, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर ओजोन, ठीक है। ओजोन भी क्या है, एक AQI में शामिल है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्राउंडेड लेवल की ओजोन होती है ना, वो सांस की नली में जलन पैदा करती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन भी क्या है, एक प्रदूषक का काम करती है, ठीक है, AQI में। फिर NH3 क्या है, अमोनिया। और फिर PB क्या है, लेड। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स गैस हैं जो क्या है AQI में शामिल की गई हैं। यहाँ पर से आपके पास प्री का क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द AQI पॉल्यूटेंट्स में कौन सा नहीं है, कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है और रिमेंबर करना है कि आपको ये 8 पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। फिर ये एक क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है, ये कलर कोड है। अब ये कलर कोड भी आपको पूछा जा सकता है कि 0 से 50 में अच्छा, मतलब हवा बिल्कुल साफ है और स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। फिर 51 से 100 में जाएगा अगर, तो ये सेटिस्फैक्ट्री और ये हल्का हरा इंडिकेट करता है। हवा ठीक है, लेकिन संवेदनशील लोगों जिन्हें अस्थमा और सांस की बीमारी है को थोड़ी क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। फिर 100 से 200 के बीच में क्या है, मॉडरेट पीला रंग होता है। यहाँ पर फेफड़े या हृदय रोग वाले लोगों के लिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। 201 से 300 में क्या है, खराब है और नारंगी रंग का इंडिकेटर होता है। लंबे समय तक संपर्क में रहने पर स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 301 से और 400 तक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाल रंग है। लंबे समय तक रहने पर सांस की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, हृदय रोग के लिए जोखिम है। और अपना जो देहरादून है, यहाँ पर इस टाइम पे 350 से भी ज़्यादा AQI पहुंच चुका था एक टाइम पे, अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक क्या है, इंडिकेटर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। फिर 401 से 500 के बीच में मैरून रंग होता है। यह हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है, स्वस्थ लोगों पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है और बाहर निकलना खतरनाक माना जाता है। तो आपको क्या करना है, देखो अब ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि AQI में कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां हैं। AQI में कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां हैं। 0 से 50, 51 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 301 से 400, 401 से 500, ठीक है। तो ये 6 श्रेणियां हैं। और कितने पॉल्यूटेंट्स इसमें हैं, तो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। इसको आप रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना आप, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन थे जो कि क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में आई प्रमुख आपदाओं और उनके संबंधित नदी घाटियों के संबंध में कौन सा युग्म सही है। तो गोहना ताल भूस्खलन कहाँ पर आया था, विरही गंगा पे आया था। ये तो कल हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था, ये ऑप्शन क्या है, सही है। फिर मालपा भूस्खलन कहाँ पर आया था, तो पिथौरागढ़ में आया था। आपने मुझे बताना है कि ये कब आया था, ये 1998 में आया था। आपको मुझे तारीख बतानी है, ठीक है। तो ये तारीख कौन से तारीख को क्या आया था, मालपा भूस्खलन आया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर तीसरा है ऋषि गंगा आपदा कब आई थी, 2001 में आई थी और मंदाकिनी नदी घाटी पे। तो ऐसा नहीं है, इसका क्या है, 1 और 2 सही आंसर है, 1 और 2 इसके क्या है, सही आंसर है, ठीक है। फिर अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, जो अगला MCQ है, सॉरी। तो जो उत्तराखंड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र उधम सिंह नगर में प्रस्तावित होकर कहाँ पर लगा है, तो बुग्गूवाला हरिद्वार में इसको बनाने की बात कही है। इस न्यूज़ को भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कल की DNA में, ठीक है। फिर जो अगला न्यूज़ है वो पैक्स सिलिका के बारे में था, पैक्स सिलिका और पैक्स सिलिका के बारे में था। तो जो पैक्स सिलिका है ये क्या है, यह मुख्य रूप से
भारत और अमेरिका के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ा एक समझौता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है, चीन के तकनीकी एकाधिकार और पैक्स सिलिका के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, तो ये दोनों ही सही हैं। इसका क्या है, ए ऑप्शन सही है। तो कल आपने देखा होगा कि पैक्स सिलिका और पैक्स सिलिका के दोनों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, है ना, कल के लेक्चर में ये टॉपिक था, ठीक। फिर अगली जो न्यूज़ थी उसका एक एमसीक्यू था कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए मानव विजन में एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब क्या है, नेशनल सोवरेनिटी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर क्या था, मानव था ना, MANAV, ठीक है। इसको इसके एम मतलब क्या था, यहाँ पर एम मतलब था मॉरल, ठीक है, मॉरल, ठीक है, मॉरल था, एम मतलब था मॉरल, ए मतलब था अकाउंटेबल गवर्नेंस, ठीक है। और फिर एन मतलब था नेशनल सोवरेनिटी, ठीक है, यहाँ एन मतलब तो था नेशनल सोवरेनिटी। फिर ए मतलब था एक्सेसिबल, ठीक है, एंड इंक्लूसिव, ठीक है। और फिर वी मतलब था वैलिड, ठीक है, वी मतलब वैलिड एंड लेजिटिमेट, मतलब वैध, एआई का क्या था, वैध यूज, ठीक है। तो ये आपके पेपर में आ सकता है, मानव की फुल फॉर्म आ सकती है, एम फॉर मोरल, ठीक है, ए फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन फॉर क्या है, नेशनल सोवरेनिटी है, ए फॉर क्या है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, और एन फिर वी फॉर क्या है, वैलिड एंड लेजिटिमेट, ठीक है। तो ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। तो ये इसको आप क्या कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लेना इसकी, ठीक। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, बस 1 मिनट, ठीक। फिर आगे इसको देखते हैं। आगे था, अगला क्वेश्चन था कि भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा हाल ही में घोषित बी कॉरिडोर पहल के संदर्भ में बताओ। तो यहाँ पर पॉलिनेटर्स का संरक्षण करना था, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत राजमार्गों के किनारे विशेष रूप से केवल सजावटी विदेशी नहीं था बल्कि स्वदेशी पौधे थे, और वृक्षों में झुरमुटों, अच्छा, को 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंतराल पर लगाया जाएगा जो मधुमक्खियों के लिए भोजन, ठीक है, ये बिल्कुल सही था। इसका 1 और 3 क्या था, सही आंसर था। तो इसका ए फॉर एप्पल क्या है, सही आंसर है, ए फॉर एप्पल मतलब सॉरी, ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है, ठीक है। फिर अगला पढ़ा था हमने CCI के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो CCI में क्या था, इसके बारे में क्या था, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना राघवन समिति की सिफारिश पर हुई है, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी, और इसने विधिवत काम करना कब से शुरू करा था, तो 2009 से करा था, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, और ये कल हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था। और जो ये CCI का एक्ट आया था, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका एक्ट कब का है, 2002 का एक्ट है भाई, इस बात को याद रख लेना, 2002 का एक्ट है। 14 अक्टूबर 2003 को ये क्या हो गया, इसकी स्थापना हो गई थी, और 2009 से ये क्या कर रहा है, फुली फंक्शनल है, ठीक है। ये फुली फंक्शनल है, मतलब विधिवत तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये CCI, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये MCQ थे, ठीक है। फिर आज की न्यूज़ देख लेते हैं। अब देखो, आज की न्यूज़ में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, ठीक है। UPSC 2020 में एक क्वेश्चन आया था GS पेपर 1 में, मतलब जो अपना GS का पेपर होता है, दूसरा पेपर CSET का होता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो हुआ क्या था, उस टाइम पे एक घटना हुई थी केरल में, ठीक है। कहां पर हुई थी एक घटना, केरल में। केरल में ये हुई थी कि एक दवाई थी, ठीक है, उसके अंदर विस्फोट था, और वो रखी गई थी किसानों द्वारा जंगली सुअरों के लिए रखी गई थी, पर गलती से एक मादा हाथी ने उसे खा दिया था, और उससे क्या हो गया था, उस मादा हाथी की मौत हो गई थी। तो उस टाइम पे ये बड़े ही क्या था, न्यूज़ में था। तो उसके बाद UPSC ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दिया था। अब हो क्या सकता है कि उत्तराखंड की लोकल न्यूज़ में ये क्वेश्चन, मतलब न्यूज़ बनी है, तो क्या पता PCS भी इसमें क्वेश्चन बना दे। और अगर हमारा PCS तो ऐसा भी है कि कई बार क्या कर लेता है, कॉपी पेस्ट कर लेता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हूबहू क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी समूह का नेतृत्व एक मादा करती है, मतलब एक फीमेल हाथी करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भधारण अवधि कितनी होती है, 22 महीने की हो सकती है, ठीक है। एक हाथी सामान्यतः केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा कर सकता है, और भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा,
ठीक है, पर आप एक बार गूगल करके भी देख लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रियार्क, तो ये क्या है कि उत्तराखंड के संदर्भ में एक न्यूज़ आई है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जो WWI है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है, हरिद्वार और राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों के झुंड की मुखिया मैट्रियार्क, ठीक है। मैट्रियार्क मतलब क्या होता है, मात्र सत्तात्मक होता है, और हाथियों के झुंड का जो नेतृत्व करता है, देखो ये क्वेश्चन पे भी आया था कि हाथियों समूह का नेतृत्व कौन करता है, तो एक फीमेल हाथी करती है, ठीक है। को रेडियो कॉलर पहनाने की का विशेष सर्वे किया गया है। तो जो रेडियो कॉलर है ना, ये कौन दे रहा है अपने को, WWF दे रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर दे रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब इसके थोड़ा सा प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं। तो सर्वे करता कौन है भाई, तो यह सर्वे भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व में किया गया है, ठीक है। मैट्रियार्क का मतलब क्या है कि हाथियों के हर झुंड का नेतृत्व करने वाली सबसे अनुभवी और सबसे शक्तिशाली क्या होती है, सदस्य मादा होती है। मतलब जो सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अनुभवी फीमेल होती है, वही क्या करती है, हाथियों को झुंड की क्या करती है, नेतृत्व करती है। यह खतरे के समय निर्णय लेती है और झुंड को भोजन और पानी तक भी ले जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है, फीमेल हाथी करती है। इसका मतलब क्या था, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें तो हाथियों की अधिकतम गर्भधारण की अवधि 22 महीने की होती है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो हाथियों की गर्भधारण की अवधि होती है वो कितने महीने की होती है, 22 महीने की होती है। एक हाथी सामान्यतः केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा कर सकता है, नहीं, वो 60 से 70 वर्ष की आयु तक भी बच्चे पैदा कर सकता है। इवन जो अपने लास्ट एजेस में भी रहती है ना जब हाथी, फीमेल हाथी, तो तब भी वो क्या कर सकती है, गर्भधारण कर सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। कहां पर है, कर्नाटका में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका ए आंसर क्या हो जाना था, सही हो जाना था, ठीक है। तो यहां पर से आपको क्या पता चलता है, एक ऑप्शन के बारे में आपको पता चल जाता है। अब रेड कॉलर का स्रोत, तो कितने रेड कॉलर मंगाए जा रहे हैं, तो ये 4 रेड कॉलर कहां से मंगाए जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से मंगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सहयोगी संस्था कौन है, तो WWF है। कौन देगी हमको, WWF देगी, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है कि हरिद्वार में पहली बार रेडियो कॉलर वर्ष 2021 में लगाए गए थे और अब ये दूसरी बार लगाए जा रहे हैं, किसमें, हाथियों में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, प्रिलिमिनरी फैक्ट्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता चुका हूं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इसको मेंस में अगर कनेक्ट करना चाहें तो GS पेपर 6 में, ठीक है, जो अपना क्या है, मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन है, ठीक है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, राज्य में बढ़ते वन्यजीव हमलों को कैसे रोका जाए। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, किसका उदाहरण, इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे हाथियों की मैट्रियार्क को रेडियो कॉलर पहनाने से उनके मूवमेंट की अर्ली वार्निंग मिलेगी और आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से पहले ही वन विभाग को अलर्ट मिल जाएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देख लिया कि जो हाथियों की क्या करता है, अगुवाई करता है, वो कौन करता है, मैट्रियार्क करता है, एक मतलब मादा हाथी करती है। अगर उसके ही कॉलर पे क्या लग जाए, एक रेडियो कॉलर पहना दिया जाए उसे, तो हमारे पास उसकी मूवमेंट का क्या होगी, जानकारी होगी। तो इससे हम क्या बचा सकते हैं, इससे हम बचा सकते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष को इजीली बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। साथ में आप मेंस में कैसे कनेक्ट करेंगे इन सब फैक्टों को, ये भी आपको यहां पर पता चलता है, ठीक है। अब यहां पर आप GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इन कंजर्वेशन, मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता से वन्यजीव संघर्ष को कैसा, यह वन्यजीव संरक्षण कैसे किया जाए। तो उसका क्या है, एक बेहतरीन एग्जांपल है कि कैसे GPS ट्रैकिंग और रेडियो कॉलर तकनीक का उपयोग कर जानवरों के माइग्रेशन रूट, मतलब जो प्रवास मार्ग है, और उनके सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए भी किया जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। GS पेपर 3 साइंस से ये रिलेटेड करता है, ठीक है। जब भी आपको रेडियो कॉलर तकनीक के बारे में बताना हो, जब भी आपको GPS ट्रैकिंग के बारे में बताना हो, तो आप वहां पर एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, इसमें हेल्प कर रही है। संरक्षण प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की भूमिका पर अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो WWF के बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, रेडियो कॉलर उपलब्ध करा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा WWF के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट NGO है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और जाना माना क्या है, एक NGO है। बहुत सारे लोगों को ये एक ऑर्गेनाइजेशन लगती होगी अभी तक, लेकिन ये क्या है, एक NGO है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये क्या है, कि गैर सरकारी संगठन है, ठीक
ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह आपको पता ही होगा कि एक जाइंट पांडा है, वो क्या है? ये है, ठीक है। अब देखो ये पांडा पता क्या था? इस पांडा के बारे में जब मैं आज सुबह रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज पता चली। जब इस संस्था की स्थापना की गई तो तब लंदन चिड़ियाघर में चीची नाम का एक पांडा बहुत मशहूर था, और इसी पांडा का नाम क्या था? पहले चीची था। इसी से प्रेरित होकर ये लोगो बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है ना। कभी आपको किसी के सामने होशियार बनना हो, है ना, तो उसको आप बता सकते हैं कि आपको पता है कि WWF में जो पांडा है उसका नाम, असली नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? चीची था, ठीक है। तो उसी से प्रेरित होकर यह लोगो बनाया गया था। तो पूर्व नाम क्या था? इसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता था। अमेरिका और कनाडा में आज भी आधिकारिक तौर पर इसी नाम का उपयोग होता है, बल्कि पूरी दुनिया में इसे क्या बोला जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर क्या क्या चीज़ें निकालता है, क्या क्या इनिशिएट करता है, क्या कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? तो सबसे पहले लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालता है ये, ठीक है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालता है, और ये क्या है? एक 2 साल में निकलने वाली रिपोर्ट है, ठीक। तो WWF की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है? यही है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, जो 2 साल में प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से तैयार की जाती है और वैश्विक जैव विविधता मतलब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के स्वास्थ्य को दर्शाती है। तो ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, ठीक है। कभी भी मेंस में क्वेश्चन आए तो आप इन रिपोर्ट्स का क्या कर सकते हैं? जिक्र कर सकते हैं, वहां पर इंटरलिंक कर सकते हैं, ताकि आपको क्या मिल पाए? एक अच्छे मार्क्स मिल पाए, आपको बेहतर मार्क्स मिल पाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने एक ये भी एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। अब एक टॉपिक से यूपीएससी में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक टॉपिक से यूपीएससी में 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं कहता हूं कि पीसीएस में भी ऐसे ही आ सकते हैं। आपको ऐसे ही इंटरलिंक करके क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अर्थ आवर के बारे में एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये आपके पीसीएस में भी आ सकता है कि अर्थ आवर क्या होता है। तो यह जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए WWF का एक विश्व व्यापारी अभियान है। इसके तहत हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लोग स्वेच्छा से अपने घरों और प्रतिष्ठानों में गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ आवर क्या है। अर्थ आवर किसके द्वारा क्या है? एक क्या है? ये जागरूकता अभियान है। किसने शुरू करा है? तो WWF ने इसको क्या करा है? शुरू करा है। इसका मतलब क्या है कि जो क्या होता है, मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है उसमें क्या, जब 8:30 से 9:30 बजते हैं, तो वो जो 1 घंटे का अंतराल होता है उसमें क्या होता है कि जो गैर जरूरी लाइटें हैं घरों की या जो ऑर्गेनाइजेशंस की, वो क्या कर दी जाती है? बंद की जाती हैं। यही क्या है? अर्थ आवर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। हमने एक दिन 0 डे पढ़ा था, 0 डे। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि 0 डे क्या होता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, और एक होता है अर्थ ओवर फूड डे। आपको मुझे ये भी कहां पर जानकारी देनी है? कमेंट सेक्शन में देनी है। 0 आवर और अर्थ ओवर फूड डे के बारे में मुझे आपने कहां पर बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो अर्थ ओवर फूड डे है ना, इस बार वो 24 जुलाई को मनाने की बात करी गई है। कब मनाने की बात करी गई है? तो 24 जुलाई को मनाने की बात करी गई है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी जानकारी शायद ही आपको कोई देगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये जो छोटी छोटी जानकारी है ना, जब आप इसको मेंस, जब आप ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने मुझे क्या बताना है? एक तो 0 आवर के बारे में बताना है, एक बताना है अर्थ ओवर फूड डे के बारे में बताना है। अर्थ ओवर फूड डे, ठीक है। अर्थ ओवर फूड डे, ठीक है। इसके बारे में आपको मुझे कहां पर बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अब जो अगला टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पास, वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से रिलेटेड है, ठीक है। तो उत्तराखंड में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए 159 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है, ठीक है। देखो आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है CAA के बारे में। तो ये तो बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत इन द सेंस की ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है ना, मतलब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और अब जब ये उत्तराखंड में इतने हिंदुओं को, कितने हिंदू शरणार्थियों को भाई, 159 हिंदू शरणार्थियों को जब नागरिकता देने जा रही है, भारतीय नागरिकता मिलने जा रही है, तो ये आपके PCS जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का डेटा क्या है? राज्य में कुल कितने व्यक्तियों को नागरिकता मिल रही है? तो 159 लोगों को मिल रही है। विदेशों का विवरण, मतलब 153 तो कहां से आए हैं भाई? पाकिस्तान से आए हैं। और 6 लोग कहां से आए? अफगानिस्तान से आए। और ये मुख्य रूप से कहां के हैं? तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के और बलूचिस्तान प्रोविंस के हैं ये, ठीक है। तो ये बड़े बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन से
जिले में रह रहे हैं तो ये शरणार्थी देहरादून में रह रहे हैं, ऋषिकेश में रह रहे हैं, हरिद्वार में रह रहे हैं, उधम सिंह नगर में रह रहे हैं। तो 159 लोगों को क्या दी जा रही है भाई, भारतीय नागरिकता देने की बात कही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कट ऑफ डेट है। ठीक है, CAA 2019 में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, तो जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए और शरणार्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शरणार्थियों को क्या मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, शामिल देश कौन से और धर्म कौन से शामिल हैं, तो 3 देश शामिल हैं। CAA में कितने देश शामिल हैं, 3 देश। इस बात को ना अपने कानों को खोल के और आंखों को खोल के रखना। ठीक है, तो कितने देश हैं, 3 देश है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश। और 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे जो कौन कौन से हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी और ईसाई हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप कहां पर किसको कनेक्ट करेंगे, तो GS पेपर 2 में आप सीधे सीधे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस के बारे प्रोहिबिशन के बारे में नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान है, जो कि कहां पर है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 का है ये। ठीक है, यहां से सीधे तरीके से रिलेट करता है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में बताना है, 10 और 11 के बारे में बताना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, और अब न्यूज़ में आ गया तो कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो CAA 2019 में देखो 3 देशों के 6 अल्पसंख्यकों को शामिल करने की बात करी गई है। 3 देश कौन है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन है, तो देखो एक हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, बौद्ध है, मतलब ईसाई है, सिख है ना, और पारसी हैं। तो ये 6 समुदाय भी हैं। शरणार्थी संकट और राज्य की क्या भूमिका, तो भारत में शरणार्थियों की स्थिति और उनके पुनर्वास में केंद्र और राज्य समन्वय, जैसे कि उत्तराखंड के इन परिवारों को बसाना, इसमें क्या है, ये दोनों का क्या बता रहा है, एक ज्वाइंट वेंचर बता रहा है, ये समन्वय बता रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब CAA 2019 के बारे में जरा पूर्ण तरीके से देख लेते हैं। अगर ये आपके पास मेन्स में भी आता है ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी आपके पास क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो जो नागरिकता, जो हमारा नागरिकता वो है ना, क्या नागरिकता अधिनियम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ लिखना चाहता हूँ मैं, ये जो नागरिकता अधिनियम है ना, नागरिकता अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, ये कब का है, ये है 1955 का। ठीक है, 1955 का। अब इसमें टाइम पे क्या किए गए, संविधान संशोधन किए गए। तो कब कब किए गए, देखो 1955 के बाद इसमें संशोधन किया गया 1986 में। ठीक है, 1986 के बाद किया गया 1992 में। ठीक है, 1992 के बाद संशोधन किया गया 2003 में। ठीक है, 2003 के बाद इसमें संशोधन किया गया 2015 में। ठीक है, और 2015 के बाद इसमें संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है, तो जो हम अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम नागरिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, वो कब का पढ़ रहे हैं, 2019 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो CAA 2019 का है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 में एक बदलाव या संशोधन है। इसमें क्या है, एक बदलाव और संशोधन है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के 3 पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को आसानी से भारतीय नागरिकता क्या करना, प्रदान करना। ठीक है, तो टारगेटेड कंट्रीज कौन कौन से थे, तो एक पाकिस्तान था, एक बांग्लादेश था, एक कौन था, अफगानिस्तान था। कौन कौन से कम्युनिटीज थे, अब तो आपको याद ही हो गई होंगी, 3 बार 4 बार तो मैं ही बता चुका हूं। तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई थे। इसमें क्या नहीं थे, मुस्लिम शामिल नहीं है। इसमें क्या नहीं है, मुस्लिम शामिल नहीं है। कट ऑफ डेट क्या है, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग कहां पर आए हैं, भारत में आए हैं, इन देशों के, इन समुदायों के, इन देशों के और ये 6 समुदायों को, उनको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब इनका प्रकटीकरण है ना, इसमें क्या था कि अवधि में छूट, मतलब इसमें क्या करा था, इनको बसाने में छूट दी गई थी। पहले नागरिकता पाने के लिए कम से कम कितने साल रुकना पड़ता था भारत में, तो 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। लेकिन जब से क्या आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया है, तो उसके तहत क्या है, उसके तहत है 6 समुदायों के लिए इस अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। और इन 3 कंट्रीज के 6 समुदायों के लिए क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया है। कितने साल से घटाकर, तो 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको
आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो सीएए कहाँ लागू नहीं होता, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना इसको, पहले तो ये डिटेल आपको एक जगह मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इसमें चीज़ें छूट जाती हैं। तो देखो कुछ इसमें क्या है, एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। तो सीएए प्रावधान कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि क्या हो सके, वहाँ की मूल संस्कृति और जो हमारी डेमोग्राफी है वो क्या हो सके, संरक्षित रह सके, सुरक्षित रह सके। सबसे पहला है कि जो 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य जहां पर क्या है 6वीं अनुसूची क्या है लागू है, या ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज जहां पर क्या है 6वीं अनुसूची क्या है लागू है, जैसे असम में ये लोग नहीं जा सकते, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्या है जो आदिवासी क्षेत्र है ना, जो कि क्या आते हैं 6th शेड्यूल में आते हैं, वहां पर क्या नहीं बसाया जा सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वहां पर लागू नहीं होगा। फिर जो इनर लाइन परमिट है, जो आईएलपी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और जो मणिपुर है, यहाँ पर भी इनको नहीं बसाया जा सकता। यहाँ जाने के लिए भी अलग से जो भारतीय होते हैं ना, जो अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ पर जा पाओगे। तो जो अपना क्या है सीएए है 2019 का, जितने भी इसमें लोग होंगे वो इन राज्यों में नहीं जा पाएंगे। किन किन राज्यों में, जो किसके अंतर्गत आते हैं, आईएलपी के अंतर्गत में आते हैं, इनर लाइन परमिट में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में आते हैं। क्यों नहीं है, देखो सोचो, इन शेड्यूल और इन इनर लाइन परमिट वाले राज्यों को क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी हैं उनके क्या ना हो सके, मूल संस्कृति खराब ना हो सके, खत्म ना हो सके, ठीक है, और जो उनकी डेमोग्राफी है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इस कानून के कुछ तर्क हैं, मतलब कुछ क्या है फेवर में है तर्क, फिर कुछ क्या है विपक्ष में भी होंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो सीएए है, जो 2019 का सीएए है, जो अपना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसके फेवर के तर्क दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला तर्क है मानवीय दृष्टिकोण। इन इस्लामी गणराज्यों में अल्पसंख्यक अक्सर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, यह कानून उन्हें सुरक्षित आश्रय देता है। पहली आप ये देख सकते हैं फेवर में तर्क। फिर दूसरा ऐतिहासिक जिम्मेदारी, विभाजन पार्टीशन के समय विस्थापित हुए लोगों की रक्षा करना भारत का एक पुराना नैतिक और क्या है ऐतिहासिक दायित्व भी है। फिर तीसरा है अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों में अंतर। देखो आपको शायद ये पता नहीं होगा, अवैध प्रवासी एक अलग चीज है और शरणार्थी एक अलग चीज है, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। जब भी कभी भी अगर ये मेंस में क्वेश्चन आ गया ना कि अवैध प्रवासी और शरणार्थियों में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, या कभी क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन वहां पर लिख के आ सकते हो। तो आज जान लेते हैं कि अवैध प्रवासी और शरणार्थी क्या होते हैं। देखो यह कानून स्पष्ट करता है कि जो लोग जान बचाकर आए उन्हें क्या कहेंगे, शरणार्थी कहेंगे। जो लोग किसी दूसरे देश से जान बचाकर किसी दूसरे देश में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। और जो आर्थिक कारणों से छिपकर आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवैध प्रवासी कहते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर होता है। जो लोग जान बचाकर किसी दूसरे देश में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। लेकिन जो लोग आर्थिक कारणों से छिप छुपाकर कहीं चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवैध प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट और एक माइनर से क्या है अंतर है दोनों में, ठीक है, किस किस में, अवैध प्रवासी और शरणार्थियों में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनको बचाने की बात है। फिर कानून के विपक्ष में तर्क, अगर चिंताएं, कंसर्न की बात करें या चिंताओं की बात करें तो क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पर बता सकते हैं कि आर्टिकल 14 का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। तो जो आलोचक है, आलोचकों का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। क्योंकि इसमें क्या करा गया है, जो 2019 का सीएए है इसमें क्या करा गया है, मुस्लिमों को क्या कर रखा गया है, इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। फिर दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का सवाल। भारतीय संविधान का जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्या है, सेकुलर है। किसी देश की नागरिकता को धर्म से जोड़ना उसके खिलाफ माना जाता है। तो ये भी है। दूसरा कंसर्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता। जो तीसरा कंसर्न है कि वो क्या है कि अन्य उत्पीड़ित समूह की अनदेखी। क्या जो म्यांमार के रोहिंग्या है, पाकिस्तान के अहमदिया और सिया है और जो श्रीलंका के तमिल है को इस कानून से बाहर रखा गया है, जबकि वे भी
अपने देशों में उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। तो कुछ आलोचकों का मानना है कि इनको भी क्या कर देते, इसमें शामिल कर देते। ठीक है। फिर पूर्वोत्तर राज्यों की कुछ चिंता है, जैसे असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता मिलने से उनकी मूल संस्कृति, भाषा और जो डेमोग्राफी है उसको भी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो एक बात करी गई थी ना कि क्या करी गई थी, जो इनर लाइन परमिट, लेकिन इसमें असम नहीं आता। इनर लाइन परमिट में कौन नहीं आता, असम नहीं आता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आया होगा। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या है, एमसीक्यू है, तो आपको इसका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब देखो जो अगली न्यूज़ है वो किससे संबंधित है, वो बूम से संबंधित है। ठीक है, बाफ्टा से संबंधित है। तो ये क्या है, बूम क्या है, मणिपुर फिल्म है जिसने क्या जीता है, बाफ्टा अवार्ड जीता है। तो ये मैं आपके लिए कट आउट लाया हूँ। ये देखो इंडियन एक्सप्रेस का क्या है, अखबार है। ठीक है, तो आपके लिए ऑथेंटिकेट सोर्स से जानकारियाँ आती हैं, मतलब ये बोलने का बात थी। ठीक है, फिर बाफ्टा अवार्ड देखो, मणिपुर फिल्म जो बूंग है ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फिल्मी फिल्म, ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्मी फिल्म श्रेणी में क्या जीता है, बाफ्टा अवार्ड जीतकर इतिहास रचा। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो वो कौन सी मूवी है, तो बूंग है। ठीक है, कौन से राज्य की है, तो मणिपुरी फिल्म है वो। ठीक है, कौन से फिल्म है, तो मणिपुरी फिल्म है। भाषा क्या है उसकी, मणिपुरी है। ठीक है, फिल्म का नाम क्या है, बूंग है, क्या है, मणिपुरी भाषा है। ठीक है, पुरस्कार क्या जीता है, तो बाफ्टा अवार्ड जीता है। और किस श्रेणी में जीता है, किस कैटेगरी में जीता है, तो बेस्ट चिल्ड्रंस फैमिली फिल्म की कैटेगरी में जीता है। इसको डायरेक्टेड या निर्देशन करने का काम किसने कराया, तो लक्ष्मी प्रिया देवी ने कराया, और इनकी डेब्यू और पहली मूवी है ये। ठीक है, इनकी डेब्यू और पहली मूवी है, और उसी को क्या मिल गया, बाफ्टा अवार्ड मिल गया। ठीक है, इसके निर्माता कौन है, तो फरहान अख्तर है, रितेश सिधवानी है, और एलन मैक एलेक्स है। ठीक है, विशेष उपलब्धि क्या मिली है, तो इसने पता ये जो मूवी जीती है, इसने डिज्नी की बड़ी फिल्मों जैसे जोटीपिया 2 और लियो और स्टिचेस को क्या करा है, हराया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, कहानी का मुख्य पात्र क्या है, एक छोटा लड़का बूंग है। ठीक है, और कौन अभिनेता का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे कि बूंग में जो मुख्य अभिनेता थे उनका नाम क्या है, तो गुगन किपगेन है उनका नाम। ठीक है, जो अपने पिता को खोजने के लिए क्या चले जाते हैं, सीमा के पार चले जाते हैं। तो ये जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, ये आपके क्या पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब थोड़ा इसको मेंस से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके भी किससे, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या संदर्भ है, जब भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या देता है, एक भारत को एज देता है सॉफ्ट पावर में। ठीक है, इंडियन कल्चर में, इंडियन सिनेमा कल्चर में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। बूम का जीतना यह दर्शाता है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो अपने रीजनल सिनेमा है, जो नॉर्थ स्टेट की कहानियां हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कहानियां हैं, वो क्या कर रही है, वैश्विक दर्शकों को भी क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, जो कल्चरल डिप्लोमेसी को क्या करती है, मजबूत करती है। और ये तो आपको पता ही है ना कि भारत की संस्कृति हर 2 किलोमीटर पर बदल जाती है। ठीक है, तो ये भारत की जो कल्चरल रिचनेस है उसको भी क्या करती है, शो करने की बात करती है ना, बताने की बात करती है कि अकेला एक बॉलीवुड ही नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या है, पूर्वोत्तर भारत का मुख्य धारा में एकीकरण, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया, तो जो अपना क्या है, जीएस पेपर 2 है, और उसमें भी क्या है, जो अपने सोशल और आंतरिक सुरक्षा की बात है, वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो अपनी निर्देशिका है लक्ष्मी प्रिया देवी ने कहा है कि मणिपुर अक्सर अनदेखा, इग्नोर्ड महसूस करता है, मतलब अनदेखा महसूस करता है। ऐसी फिल्में पूर्वोत्तर की संस्कृति और वहाँ के संघर्ष के बीच मानवीय संवेदनाओं को मुख्य धारा में लाती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण, जो नेशनल इंटीग्रेशन की को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और सरकार इसके लिए लगातार क्या करती है, प्रयास करती है। तो मूवी या जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसका भी क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अपनी क्या बनी रहे, आंतरिक सुरक्षा बनी रहे, जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो हमेशा के लिए क्या रहे, बना रहे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर संघर्ष के बीच कला, तो जो फिल्म मणिपुर में देखो, फिल्म मणिपुर में जातीय संघर्ष, जो कुकी और मैतेई जनजाति में कुछ टाइम पहले जो जातीय संघर्ष हो रहा होगा ना, उसके बारे में था। मतलब उसके उस टाइम पे क्या हुई थी, ये मूवी रिलीज हुई थी। यह दर्शाता है कि कैसे अशांत क्षेत्रों में भी कला शांति और उम्मीद का संदेश बन सकती है, पीस एंड होप का संदेश बन सकती है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मणिपुर में जितनी भी जनजातियां है ना, जो आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप मुझे कहाँ पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और जैसे कुकी हो गया, मैतेई, जो 2 जनजातियां हैं, ये तो काफ़ी न्यूज़ में थी, ये तो आपके पास पेपर में आ ही सकती हैं। पर साथ में क्या पता कुछ हिडन पूछ दे, आपको कुछ जनजातियों के बारे में पूछ दे, तो वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आप मुझे क्या बताएंगे, मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। ठीक है,
और ये क्या है आपके लिए एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब जो अगली जो न्यूज़ है वो पहले जो फर्स्ट काउंटर टेरर पॉलिसी प्रहार के बारे में। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, ठीक है। प्रहार ये आपके पेपर में 200% आएगी, ठीक है। पहली बात तो 200% ये प्री में भी आएगी, साथ में ये मेंस में जीएस पेपर टू इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है टॉपिक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आप आ सकता है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल की तरीके से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पिलर्स की बात करी गई है। देखो प्रहार क्या है, तो गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी काउंटर टेरर नीति प्रहार का क्या करा है अनावरण किया है। तो जब पहला व्यापक आतंकवाद विरोधी क्या है नीति है, तो ये आपके पेपर में आने के चांसेस इसके क्या है बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो पॉलिसी का नाम क्या है भाई, प्रहार है। यह भारत की पहली डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। जारीकर्ता कौन है, तो अपना क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अध्यक्ष कौन है, जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। छोड़ो, अमित शाह है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज़ है पॉलिसी के स्तंभ। तो पॉलिसी के कितने स्तंभ बोले गए हैं, तो 7 स्तंभ पॉलिसी के बताए गए हैं। देखो पहले है प्रिवेंशन, स्विफ्ट रिस्पॉन्स, काउंटरिंग, ठीक है, काउंटरिंग और रेडिकलाइजेशन की बात करी गई है। तो देखो 7 स्तंभ क्या क्या है, प्रिवेंशन है, स्विफ्ट है, इनहेंसिंग है, अपहोल्डिंग है, ठीक है, काउंटरिंग है, एलिगेनिंग है और रिकवरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये 7 पिलर हैं किसके, इस पॉलिसी के। फिर एक इसमें शब्दावली दी है, देखो CBRNED। तो इसके मतलब क्या है, जो केमिकल वेपन्स होंगे उनको ये टैकल करेगा प्रहार, जो बायोलॉजिकल वेपन्स होंगे उनको टैकल करेगा, जो रेडियोलॉजिकल वेपन होंगे उनको टैकल करेगा, जो न्यूक्लियर वेपन होंगे उनको क्या करेगा टैकल करेगा, जो एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है, उनको भी टैकल करेगा ये। और जो डिजिटल फॉर्म्स में जो क्या होते हैं एक्सप्लोजिव होते हैं उनको भी क्या करेगा ये टैकल करेगा। इसका एक ही उद्देश्य क्या है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना और आतंकवादियों तक फंड और हथियारों की पहुंच को रोकना। तो ये क्या है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के एस्पेक्ट से, ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन है जो आपको प्रहार के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। अब मेंस में ये कहाँ कहाँ पर क्या करता है कनेक्ट करता है आपको अपने को, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी में भी रिलेट करता है, साथ में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्या करता है अपने को इंटीग्रेट करता है, मतलब वहाँ से रिलेटेड है। और अगला है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से भी क्या करता है जुड़ता है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा और सरकारी नीतियाँ। हाल ही में जारी प्रहार नीति के प्रमुख 7 स्तंभ क्या है और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत करेगी, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, कि 7 स्तंभ कौन है। तो ये 7 स्तंभ है, 7 पिलर ऑफ प्रहार, ये यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। और कैसे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो 7 स्तंभ हैं ये सारे के सारे किसको टैकल करने की बात कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म को टैकल करने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करेगा ये सशक्त बनाएगी ये नीति। फिर टेरर फंडिंग से रिलेटेड या टेरर फंडिंग की रोकथाम। अच्छा मुझे बताना कि विश्व स्तर पर टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक चीज है वो है FATF, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना कि FATF की ग्रे लिस्ट, FATF की ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो मुझे तो आपने क्या करना है FATF की सारी जानकारी कहाँ पर देनी है, कमेंट सेक्शन में देनी है। FATF बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। FATF, ठीक है, आपके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जानकारी आप मुझे कहाँ पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। तो टेरर फंडिंग की रोकथाम नीति का मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क को काटना है। मेंस में जब भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की बात आएगी तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये क्या है अपना प्रहार में बताई गई है, ठीक है। फिर तकनीक और आतंकवाद, टेक एंड टेरर। तो जैसे जो डार्क वेब होते हैं, जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं, जो ड्रोन और साइबर हमले होते हैं ना, वो क्या करता है, तो जैसे साइंस एंड टेक टेरर को रोकने में कैसे मदद कर सकती है। जो अपने पास प्रहार नीति के अंतर्गत ये था ना CBRNED, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव, डिजिटल, इन खतरों के निपटान हम टेक्नोलॉजी से किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है हमको, प्रहार बताता है, प्रहार नीति बताती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को एक साथ लाने और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जैसे पड़ोसी देशों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एक ही संकेत था
आपको भी पता है कौन सा देश हो सकता है, से निपटने के लिए भारत क्या रुख अपनाएगा, तो वो है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा प्रहार के बारे में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इस साल तो आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है एक MCQ। आई होप आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब जो अगली न्यूज़ है, ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड है, माओवादी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट रैंकिंग माओइस्ट लीडर जो देव्यूजी था, देव्यूजी सरेंडर से, मतलब उसने क्या कर लिया है, सरेंडर कर लिया है। और हमने क्या बोला था कि मार्च 2026 तक क्या होगा, जो नक्सलवाद है, जो माओवाद है, सॉरी नक्सलवाद नहीं, जो माओवाद है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस जो ये आर्टिकल है यहाँ पर बताया गया है कि अगर यहाँ पर माओवाद क्या होता है, खत्म होता है, माओवाद खत्म होता है, तो कहीं प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो उन एरियाज में जहां पर क्या था, अभी तक माओवाद था, अब वहां पर क्या होगा, अभी वहां पर क्या होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, और दूसरा क्या होगा, वहां पर कुछ आदिवासी होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब उनके ऊपर कौन हावी हो जाए, तो ये प्राइवेट लोग हावी हो जाएं, जो क्या करें, अपने वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बना दें। ठीक है, तो वहां पर क्या हो सकता है, एक तो पर्यावरण हानि होगी, दूसरा क्या होगी कि जो वहां के आदिवासी हैं उनको भी उनके कल्चरल हो गया, चाहे उनकी डेमोग्राफी हो गई, कहीं उनको हानि ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और देखो 2024 का एक क्वेश्चन था, ठीक है, मैं ये लाना भूल गया, वो भी सीधे सीधे किससे रिलेटेड था, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था। तो जीएस पेपर टू इंटरनल सिक्योरिटी से ये जो टॉपिक है, ये उस दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो नक्सलवाद या माओवाद, भारत में नक्सलवाद माओवाद अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, और यह आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन हमें अभी असंतुष्ट नहीं होना है और आदिवासी व पर्यावरण हितों पर ध्यान देना है। पर्यावरण हितों का क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये न्यूज़ हमको यही बता रही है कि हम एक तरफ तो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएं और प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर क्या कर दें, पर्यावरण की हानि कर दें, यहाँ के आदिवासियों को हानि पहुँचा दें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही अच्छा कंसर्न है। जब भी आप एग्जाम्पल देना, तो ऐसी चीज़ों को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, नक्सलवाद या माओवाद के खत्म होने के बाद वहाँ की स्थिति और उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है। तो वहाँ के लिए क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। ठीक है, टारगेटेड ईयर क्या था, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत से माओवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो मार्च 2026 तक तय करा है। ठीक है, अभी भी इसमें 1 महीना बचता है। ठीक है, फिर ग्रे हाउंड्स, देखो ये जो शब्द है ग्रे हाउंड्स, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ग्रे हाउंड्स क्या था, पता है आपको, ये आंध्र प्रदेश का एक एलीट एंटी नक्सल फोर्स है। ये क्या है, ग्रे हाउंड्स क्या है, क्या है, एक एंटी नक्सल क्या है, फोर्स है, जिसने माओवादी कमांडरों को मार गिराने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है, या मार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिर है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, यह माओवादियों का क्या था, सशस्त्र विंग था, जो अब क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो नक्सलवाद या माओवाद क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था, ये जो धीरे धीरे क्या हो चुका है, ये भी अब मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से जो क्वेश्चन आपके साथ बन सकते हैं, एक ग्रे हाउंड्स के बारे में बन सकता है, एक PLGA के बारे में बन सकता है, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बारे में बन सकता है, या आपको माओवादी को खत्म करने का जो टारगेट टाइम था, वहां से आपके पास प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब मेंस में कहां पर ये कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक 5 कारण दिए हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हुआ है, सरकार ने इस पे कैसे करा है, मतलब कैसे इसमें सफलता हासिल करे, तो उसके 5 कारण बताए हैं। ठीक है, जब भी टेरर से रिलेटेड कोई, मतलब जब भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात आए ना, आप इन 5 कारणों को अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो ऐसे आर्टिकल होते हैं ना, ये बहुत कम आते हैं, पर जब भी आते हैं तो ये अपने साथ आपके लिए नंबर लेके आते हैं। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो GS पेपर 2 जो अपना सामाजिक न्याय है, शासन है, ये जो अपनी पॉलिटी है वहाँ से रिलेट करता है, और GS पेपर 3 आर्थिकी और सामाजिक विकास से भी क्या करता है, रिलेट करता है। साथ ही साथ ऐसे के लिए भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, माओवाद एक चुनौती भारत के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, सफलता के आंकड़े क्या है, तो 2009-10 में जहां 223 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं आज इनकी संख्या घटकर 11, जिसमें से 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित है,
वो रह गई है। तो मतलब 223 से अब कितने बच चुके हैं, केवल 11 बच चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर समस्या समाधान के कारण क्या है, तो सरकार को यह सफलता किन वजहों से मिली, इसके 5 कारण है। पहला है दृढ़ राजनीतिक संकल्प, ठीक है, दृढ़ राजनीतिक संकल्प। और जब भी टेररिस्ट को खत्म करने की बात आएगी ना, वहां पर भी यही 5 क्या करने हैं, रीजन देने हैं। दृढ़ राजनीतिक संकल्प, दूसरा है सुनियोजित सुरक्षा उपाय, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मेजर्स, फिर खुफिया आधारित ऑपरेशंस, फिर बेहतरीन केंद्र राज्य समन्वय, और 5वां है सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप और सुशासन, ठीक है। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता नहीं कितने नंबर दे के जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इन 5 लाइनों को अपने पेपर में जरूर लिख लेना, ठीक है। ये गोल्डन वर्ड्स हैं, ये गोल्डन कारण है, ठीक है। समस्या को समाधान, और किसकी समस्या, जब भी माओवादी आए, जब भी नक्सल आए, जब भी जो क्या होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो क्या होते हैं, जो आतंकवाद होता है उसको ख़त्म करने की बात करें, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। जैसे अभी एक हाल ही में एक मुद्दा ज्वलंत था ना, कि हॉस्पिटल से जो बम धमाके हुए थे दिल्ली में, ठीक है, उसको भी ख़त्म करने के लिए यही 5 उपाय चाहिए आपको। दृढ़ राजनीतिक संकल्प चाहिए, सुनियोजित सुरक्षा उपाय चाहिए, खुफिया आधारित ऑपरेशन चाहिए, बेहतरीन केंद्र राज्य समन्वय, कैसे कैसे राज्य की पुलिस केंद्र के साथ कोऑपरेट करती है चीज़ों के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप और सुशासन, वहां पर क्या हो सकता है, ये वहां पर भी यही 5 आप कारण दे सकते हैं। तो ये बड़े ही गोल्डन वर्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। अब जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो विकास बनाम पर्यावरण समावेशी विकास, सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों से खाली कराए गए जंगलों में अब कॉरपोरेट कंपनियां घुसने की कोशिश कर रही है। देखो ये बड़ी चिंता की विषय है, मतलब माओवादियों को खत्म किया, अब कॉरपोरेट कंपनियों को कैसे रोकें, या आपको सुप्रीम कोर्ट का वह नजरिया लिखना होगा कि आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की बलि नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है। फिर वे फॉरवर्ड में क्या बता सकते हैं आप, कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद सरकार को अब आदिवासी समुदायों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, और ताकि वो अतीत में की गई गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। आज उन्होंने हथियार छोड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा हथियार नहीं पकड़ सकते। अगर भाई ये कॉर्पोरेट कंपनियां उनको ऐसे ही परेशान करेंगी, तो क्या वो दोबारा हथियार नहीं पकड़ सकते, पकड़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इन बातों को सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको भी ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, आपको इसका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अब जो अगली न्यूज़ है वो है आईईई के बारे में, आईईई के बारे में है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो वियना में है। वो कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आईईए और अपने मूल नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, और अपने मूल नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में केवल ओईसीडी संगठन के देश ही इसके पूर्ण सदस्य बन सकते हैं, और भारत ओईसीडी का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है। अब देखो इस न्यूज़ को थोड़ा सा इस वे में एनालिसिस करो। किस वे में, देखो भारत ने क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण मेंबर बनने की बात करी है, ठीक है। वहाँ पर भारत ने क्या करा है, आवेदन करा है, औपचारिक आवेदन किया है। लेकिन जो आईईए में जो पूर्ण सदस्य बनते हैं ना, उनको एक संगठन का पूर्ण सदस्य पहले ही बनना पड़ता है, और वो संगठन क्या है, ओईसीडी है। लेकिन भारत इसका अभी सदस्य नहीं है। तो कैसे भारत आईईए का सदस्य बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस प्रीलिम्स में कैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो क्या है, यह एक वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और नीति निर्धारण अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। 1973 के वैश्विक तेल संकट और अरब तेल प्रतिबंध के जवाब में क्या हुई थी, आईईए की स्थापना हुई थी 1974 में। देखो ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। पूर्ण सदस्य की शर्त क्या है, तो जो आईईए का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किसी भी देश का ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, ठीक है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, तो भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है। भारत 2017 में आईईए का एसोसिएट मेंबर था, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 2023 में भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है, ठीक है। 2023 में कर दिया था भारत ने, इसके लिए आवेदन कर लिया था, ठीक है। सदस्य संख्या क्या है, तो अभी वर्तमान में जो आईईए है ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उसमें कितने पूर्ण सदस्य हैं, तो 33 है। और जो 33वां सदस्य बना है वो कौन बना है, कोलंबिया बना है। ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है।
कुछ 13 इसके क्या है एसोसिएट नेशन भी हैं, एसोसिएट सदस्य भी हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, और इसके साथ क्या है 13 एसोसिएट सदस्य इसके क्या है एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आई है, लाइफ ऑफ इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। ये ना पिछले साल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था लाइफ। ठीक है, पहल IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस ने भारत की लाइफ पहल पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की है जो बताती है कि समन्वय जीवन शैली में बदलाव से 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को बहुत कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक उत्सर्जन को किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। तो लाइफ आपको ना डिटेल में जरा लाइफ के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसकी वकालत भी करी थी। ठीक है, किसकी? लाइफ की। ठीक है, आज से मतलब शायद 1-2 साल पहले 2023 या 24 में करी थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा OECD के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, इसका नाम क्या था? तो OEC था। ठीक है, 1948 में यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, कौन? OECD। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? OECD है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देश कौन है? मेंबर कंट्रीज कौन है? तो वर्तमान में इसके 38 सदस्य देश हैं। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के विकसित देश हैं। मतलब जो OECD के सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं? विकसित देश हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत OECD का सदस्य नहीं है। भारत को चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के साथ OECD का प्रमुख भागीदार माना जाता है। तो ये की पार्टनर माने जाते हैं। ठीक है, अब इसको मेंस में कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है GS पेपर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और करंट अफेयर्स के मुद्दों से आप इसको सीधे सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन के बारे में, तो वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अब टाइम पर क्या होना चाहिए कि वैश्विक संस्थानों में सुधार होना चाहिए। जैसे पुराना ढर्रा था, अब नया जो जनरेशन है या जो नया टाइम है वो पुराने ढर्रे में नहीं चलेगा। ठीक है, यह मुद्दा दर्शाता है कि कैसे पुरानी वैश्विक संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस आज भी पुरानी शर्तों जैसे OECD के सदस्य पर चल रही है। भारत का दावा यह साबित करता है कि वर्तमान में जो ग्लोबल साउथ है वो क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था को इन संस्थाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी शामिल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हम कभी जब हम WHO के बारे में पढ़ते हैं, जब WTO के बारे में पढ़ते हैं, तो सेम चीज़ हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की कूटनीतिक बढ़त, तो बिना OECD का सदस्य बने अगर भारत क्या बन जाता है? IEA का पूर्ण सदस्य बनने की मांग करता है और बन जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को ये क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, बताता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये क्या है आपके लिए? एक इंपॉर्टेंट क्या है? टॉपिक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो अब आगे क्या है। हाँ, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा, इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी से, तो ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी में भारत की आवाज़। तो पूर्ण सदस्य बनने से भारत IEA में वोटिंग और निर्णय लेने का उसको अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए ऊर्जा की कीमतों और सप्लाई चेन को नियंत्रित करने वाली पॉलिसियों में भी या नीतियों में भी भारत का अपना क्या कर पाएगा? एक मजबूत पक्ष रख पाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो रणनीतिक तेल भंडार है, उसमें क्या है? IEA का एक मुख्य काम तेल संकट के समय के लिए देशों के सदस्य देशों को न्यूनतम रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। भारत की सदस्यता से इन भंडारों के प्रबंधन और संकट के समय तेल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। देखो हम लगातार क्या कर रहे हैं? विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, मतलब 2047 तक। तो जो हमारा जो ऊर्जा का वो है, जो ऊर्जा हमको रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है, वो हमेशा कैसी बननी चाहिए कि हमेशा भारत को ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे। तो भारत अगर इसका सदस्य बन जाता है, IEA का सदस्य बन जाता है, तो भारत में कभी भी तेल संकट नहीं आएगा। और जब विश्व में तेल संकट चल रहा होगा तो भारत को क्या मिलेगा? कि रणनीतिक तेल भंडार मिलेगा। ठीक है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को क्या कर पाएगा? पूरा कर पाएगा। तो ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में, तो एनर्जी ट्रांजिशन, IEA अब केवल तेल की बात नहीं करता बल्कि क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस करता है। ठीक है, भारत के पूर्ण सदस्य बनने से सौर ऊर्जा, और जो भारत और फ्रांस का है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। मैं किस संस्थान की बात कर रहा हूँ जरा इसको कमेंट सेक्शन में बताना। देखो भारत और फ्रांस के
भारत और फ्रांस की वजह से ही वो संस्थान बना है, और उस संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, दिल्ली, मतलब जो गुड़गांव है अपना, वहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे आपने मुझे बताना है कि मैं किस संस्थान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन और लाइफ जैसे भारतीय इनिशिएटिव को वैश्विक मंच पर और ज़्यादा वित्तीय और तकनीकी समर्थन मिल सकेगा। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी में भी भारत यहाँ पर क्या कर पाएगा, अपनी आवाज़ बता, अच्छा ये तो सॉरी, ये तो सेम ही पेज आ गया, सॉरी। तो अब क्या है, आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो आई होप आपको आईईए के बारे में पता चल गया होगा, इंटरनेशनल एनर्जी, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी, हाँ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पता चल गया होगा। देखो इसका मुख्यालय मैं अभी भी बोल रहा हूँ फ्रांस पेरिस में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है ये पूर्ण तरीके से समझ आ गया होगा। अब भारत ब्राजील, ठीक है, लूला दा डी सिल्वा कहाँ पर आए थे, अपने देश में आए थे। ये कल की न्यूज़ है, ये कल छूट गई थी मुझसे। ठीक है, 22 फरवरी की। तो लूला दा डी सिल्वा कहाँ पर आए थे, अपने यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे। जो अपना क्या चल रहा है, एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे भारत और ब्राज़ील या भारत और किसी भी देश के द्विपक्षीय समझौते इतने मजबूत क्यों हो रहे हैं, पता है उसका एक कारण डोनाल्ड ट्रंप भी है। डोनाल्ड ट्रंप भी है, क्यों, जब अटरम सटरम टैरिफ लगाएगा, ठीक है, लैटिन अमेरिका के साथ वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं कौन सा आंकड़ा, 36 आंकड़ा चलता रहता है। वेनेजुएला में बम गिरा दिया भाई साहब ने। तो लगातार ये देश क्या कर रहे हैं कि ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ क्या कर रहे हैं, लगातार कॉपरेशन कर रहे हैं। और विश्व में अभी तक सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी कौन है भाई, वो इंडिया है। तो इसीलिए इंडिया के संबंध हर देश के साथ अच्छे बनते हुए जा रहे हैं, कुछ को छोड़ के। ठीक है, कुछ को छोड़ के, तो कुछ तो नेगेटिव जिंदगी में भी होते हैं ना, तो वही लगा लो। ठीक, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा डी सिल्वा ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत की विदेश नीति को सराहना की है, और कहा है कि भारत का रवैया क्या है, उपनिवेशवादी नहीं है। साथ ही उन्होंने विकासशील देशों की एकजुट और बहुपक्षवाद पर जोर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ब्राज़ील का राष्ट्रपति कौन है, तो वो कौन है, लूला दा डी सिल्वा। एक बार ये यूपी पीसीएस में आया था, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि ब्राज़ील का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है, तो लूला दा डी सिल्वा है। ठीक है, तो मुख्य कार्यक्रम क्या था, तो ये एआई इम्पैक्ट समिट में आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इब्सा, देखो ये पेपर में आ सकता है, इब्सा में कितने देश हैं, तो इब्सा में 3 देश हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इब्सा में कौन से 3 देश हैं, तो इंडिया है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के बारे में आपको पता है, G20 के बारे में आपको पता है, और बेसिक कंट्रीज़, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बेसिक कंट्रीज़ कौन है, जो जलवायु परिवर्तन वार्ता में साथ हैं, उनको वो क्या है, बेसिक कंट्रीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्य पेपर कहाँ से, जीएस पेपर 2 से, जीएस पेपर 3 से, आप इनको सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्राज़ील और भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है, जैसे ब्रिक्स हो गया, इब्सा हो गया, G20 में हो गया, तो भारत और ब्राज़ील लगातार क्या करते हैं, इन संस्थानों का क्या है, इन संस्थानों के सदस्य हैं। ठीक है, और एक ही बात करते हैं कि औपनिवेशवादी मानसिकता के साथ नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विकासशील देशों में एकजुटता है, तो जो लगातार क्या है, इमर्जिंग पावर्स हैं, ब्राज़ील भी एक इमर्जिंग पावर है, हाँ इस बात को याद रखना। तो लगातार इनमें क्या हो रहा है, एकजुटता हो रही है। एक क्या बताता है, एक अच्छी अवधारणा है ये। ठीक है, फिर बहुपक्षवाद का समर्थन, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्थिक प्रभाव भी है, जैसे अमेरिका ने 15% टैरिफ लगा दिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और किसी दूसरे के देश के साथ बायलैटरल डी-डॉलराइजेशन की अवधारणा यहीं पर आ जाती है। ठीक है, उपनिवेशवादी, जहाँ पर आप ये पढ़ रहे हो ना, देखो भारत छोटे और विकासशील देशों के साथ समानता के आधार पर संबंध बनाता है, ना कि विकसित देशों की तरह उपनिवेशवादी मानसिकता के साथ। जो एक दिन हमने पढ़ा था ना, बिग ब्रदर सिंड्रोम, तो ये सिंड्रोम यहाँ पर भी नहीं है, बिग ब्रदर सिंड्रोम नहीं, बल्कि हम दोस्त की भावना के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे देश के साथ रिश्ते बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है कि MCQ है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।